तैयार करती है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम कोई नॉमिनेशन भेज भी देता है या अपॉइंटमेंट भेज भी देता है तो उसको रोक लेते हैं। अगर उनके मन मुताबिक नहीं होगा, यानी कि अंदाज़ा क्या लगाया जा सकता है, क्या आदमी सोच सकता है कि जाके अगर सरकार को से अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाता है कोई भी जज, तो उसका अपॉइंटमेंट डिले किया जाता है, उसकी सीनियरिटी ख़त्म कर दी जाती है महीनों महीनों तक। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ कुछ जजेस की अपॉइंटमेंट रातों रात कर दी जाती है। तो दोनों अलग अलग बातें हैं ना। टाइम लिमिट होनी चाहिए, हफ्ते के अंदर तो आपको जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है नहीं करनी है। और अपॉइंटमेंट भी तो कोलिजियम तभी करता है जब सभी एजेंसीज़ की फीडबैक लेने के बाद करता है। तो डिले की जो टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाती है वो इसलिए की जाती है, आपने देखा होगा ना कि फाइलें कई बार रोक के बैठ जाता है कोई डिपार्टमेंट, तो अब बेचारे जिसकी फाइलें वो भाग भाग के आता है, जनाब बताओ क्या करना है। ये इस प्रक्रिया की वजह से ऐसा हो गया है कि कोई भी जो प्योरली ईमानदार व्यक्ति है, संविधानवादी अम्बेडकरवादी व्यक्ति है, उसका जज बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है पिछले कुछ सालों में। दूसरा, अगर कोई हिम्मत भी करता है तो जज लोया का एग्जाम्पल बार बार दिया जाता है। इसके बावजूद भी कोई हिम्मत करता है तो जज लोया का एग्जाम्पल हमारे गलियारों में, कोर्ट्स के गलियारों में जजेस को जज लोया के बारे में बार बार याद दिलाया जाता है। तो ये हालत है। अब तीसरी चीज़ एक और है, कुछ हमारे देश में, और वो सही बात है, सेफ हाउसेस हैं। सेफ हाउसेस कैसे? जैसे प्रधानमंत्री का घर है, उसमें कोई रेड नहीं कर सकता, ठीक है। जो हमारे मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उसमें कोई भी एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी रेड नहीं कर सकती। चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उसमें तो आजकल फिर भी हो जाती है, लेकिन फिर भी बिना परमिशन के रेड नहीं हो सकती। जजेस जो हैं उनके ऑफिसेज में भी रेड नहीं हो सकती, कोई कार्रवाई कानूनी हो ही नहीं सकती। तो ये सेफ हाउसेस बन गए। अब ये सेफ हाउसेस होना इनका बहुत आवश्यक है संवैधानिक व्यवस्था को बनाने के लिए, देश में इंसाफ बराबरी बनाने के लिए, देश में संविधान का बोलबाला रखने के लिए। लेकिन अगर इस ताकत का मिसयूज भी हो सकता है, उसीलिए अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको संवैधानिक सुरक्षाएं बहुत ज़्यादा प्राप्त हैं, किसी भी ऐसे ऑफिस को, तो उस ऑफिस के ऊपर इतना सा भी शक और शुबे की भी गुंजाइश हो ही नहीं सकती। ये इंश्योर करना हमारे सिस्टम की ज़रूरत है। तो जजेस इसी प्रकार की एक कैटेगरी में आते हैं। ना उनके ऑफिस में रेड हो सकती है, ना उनके खिलाफ एफआईआर हो सकती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो ऐसा नहीं है एफआईआर नहीं हो सकती, लेकिन एकदम एफआईआर नहीं हो सकती, चीफ जस्टिस से परमिशन लेनी पड़ती। तो ऐसी जब एक व्यवस्था बनी हुई है, तो जो व्यक्ति ईमानदार है भी, उसको भी दबाव डाल के, क्या उसके यहाँ कोई अच्छी बुरी चीज़ नहीं रखवाई जा सकती। मैं एक डीसीपी और एक सब इंस्पेक्टर का एग्जांपल देता हूँ, मैंने कल भी दिया। अगर एक सब इंस्पेक्टर को डीसीपी साहब कहेंगे ये एक बैग है, ज़रा तुम चुपचाप अपने घर में रख लो, क्या वो सब इंस्पेक्टर साहब मना कर सकते हैं उसे? तो अगर किसी जज को किसी राजनीतिक व्यक्ति ने बनवाया था अपने दबाव से, अपनी रसूख से, तो क्या वो ये दबाव नहीं बना सकता कि ये सेफ हाउस का प्रयोग मुझे करना है? क्या कोई सुपीरियर जज इस सेफ हाउस की तरह प्रयोग नहीं कर सकता? ये एक एस्पेक्ट है। अब एक और मुद्दा भी है इसमें, ये भी नहीं होना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति को निशाना बना लिया जाए और उसकी जो इज्जत की हत्या कर दी जाए, उसके करियर की हत्या कर दी जाए, क्योंकि एक भौकाल बना दिया जाए। ये भी नहीं होना चाहिए। और इन दोनों चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए। और वो बैलेंस कैसे होगा? वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमें बार बार सलाम इसलिए करना चाहिए क्योंकि उन्होंने ऐसा संविधान बनाया है जिसमें हर एक व्यक्ति के साथ ऑडी ऑल्ट्रम पाल्ट्रम की जो बात है ना, वो ज़रूरी है। किसी के खिलाफ भी एक्शन तभी हो सकता है जबकि उसको मौका दिया जाए अपनी सफाई पेश करने का। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक सबसे बड़ा हमारे एक योगदान है। तो अब जो हालात हुए हैं इस केस में, उसके ऊपर मैं सीधे सीधे आ जाता हूं। और मैं क्यों कह रहा हूं कि कोलिजियम जो है इस वक्त बहुत बड़े दोहराए पे खड़ी है। आज उससे भी बड़ा खतरनाक टाइम है जब 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि हमारे ऊपर दबाव है, जनता आए हमारी रक्षा करे। और मैं इसीलिए भी आज बैठा हूं, जनता
को आज उससे भी बड़ी मुसीबत देश पे आन खड़ी हुई है, जुडिशरी पे आन खड़ी हुई है। पता नहीं क्या प्रेशर चल रहा होगा कोलिजियम के ऊपर भी। हमारे देश का, संविधान का, देश का, हमारी व्यवस्था का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान से चाहते थे, उसका असली चौथा पिलर, चौथा स्तंभ मेरे सामने खड़ा है। और देश आज एक बहुत बड़े खतरे से फिर सामना कर रहा है। आज हमारी न्यायिक व्यवस्था जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस मानी जाती है, आखिरी अभिरक्षा का जो दीवार मानी जाती है देश की डेमोक्रेसी बचाने के लिए, संविधान उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और मुझे आप लोगों को बहुत शॉर्ट नोटिस पे बुलाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि इस खतरे को कम करने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो कोलिजियम है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, उस खतरे को कम करने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि उस खतरे के आग में घी डालने का काम कर रही है। इसीलिए मुझे आप लोगों को तकलीफ देनी पड़ी है। देखिए, भारत की जुडिशरी में करप्शन कोई नई चीज़ नहीं है, ये सब बोलते हैं, मैं भी कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं जो नई बात बोलता हूँ वो ये है, मैं ढक छिपके या लाग लपेट करके बात नहीं करता हूँ। पिछले 11 साल में, उससे पहले भी था, लेकिन पिछले 11 साल में हालात ये हो गए हैं कि मुट्ठी भर जजेस ईमानदार बचे हैं पूरी तरह से, जिन्हें ईमानदार कहा जा सकता है। मुट्ठी भर उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, चाहे वो कोई भी देश का हाई कोर्ट हो, चाहे वो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हमारे देश का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। ये पिछले 11 साल में हुआ है। इससे पहले भी करप्शन थी, बहुत ज़्यादा करप्शन भी थी, सब कुछ, राजनीतिक दबाव भी थे, सब कुछ था, लेकिन ये हालत कभी नहीं थी। और इस आपदा में भी अवसर आरएसएस और बीजेपी तलाश रही है। उसका एग्जाम्पल जगदीप धनखड़ साहब से मिल गया, उसका एग्जाम्पल जयराम रमेश साहब से मिल गया। उन्होंने ये करप्शन रोकने के लिए बात नहीं की, कोलिजियम सिस्टम के ऊपर हमला कर दिया। जयराम रमेश साहब ने भी, जिन्हें मैं तो साफ तौर पे मशीनों की वजह से, चुनाव में चोरी करने की मशीनों की वजह से आरएसएस का स्लीपर सेल कहता ही हूँ कांग्रेस पार्टी में, और धनखड़ साहब ने उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। तो ये हमला, ये आपदा में अवसर, और इसीलिए मैं सुप्रीम कोर्ट की जो कोलिजियम है उसके अंदर जो लोग हैं, जो हमारे पास भी न्यूज़पेपर के माध्यम से खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे लोगों ने, जो कुछ आवाज़ें थी कोलिजियम के अंदर भी जो ये चाहती थी कि सख्त एक्शन हो, उन आवाज़ों को मजबूत करने के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ आज, कि आप ही होप हो, ये समझ लो आप लोग जो सख्त एक्शन की बात कर रहे हैं। क्योंकि इस आपदा में अवसर मोदी जी और अमित शाह जी वो करने के लिए लेंगे जो चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के लिए लिया गया है। यानी कि सरकार जो है जजेस को भी अपॉइंट करने की ताकत अपने पास लेना चाहती है, कोलिजियम सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। मैं भी किसी भी ऐसे सिस्टम के पक्ष में नहीं हूं जो ट्रांसपेरेंट ना हो। कोलिजियम सिस्टम की जो सबसे बड़ी खराबी है, उसकी अपॉइंटमेंट ट्रांसपेरेंट नहीं है। लेकिन अगर अमित शाह जी और मोदी जी अपॉइंट करेंगे जजेस, तो उससे भी बेकार जजेस अपॉइंट होंगे, जो आज कोलिजियम सिस्टम से हो रहा है। इसीलिए मैं मजबूर होकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, क्योंकि कोलिजियम सिस्टम के ऊपर बड़ा हमला होने वाला है सरकार की तरफ से, और हम लोग उसको डिफेंड भी नहीं कर पाएंगे जो कोलिजियम सिस्टम को आज डिफेंड कर रहे हैं। हालांकि कोलिजियम सिस्टम में इम्प्रूवमेंट होने ज़रूरी है, रिजर्वेशन हायर जुडिशरी में होनी ज़रूरी है। तो अब मैं मुद्दे की बात पे आ जाता हूँ कि हमारे देश में आज की तारीख में जज बनना, ईमानदार जज बनना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया है। जिस प्रकार का ने इसे मिस इन्फॉर्मेशन लिखा, तो इतनी बड़ी घटना को टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई, क्यों नहीं दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया? इससे शक पैदा होता है जस्टिस वर्मा के खिलाफ, और जस्टिस वर्मा और पूरे देश के पूरे न्यायिक सिस्टम पे, हमारे कोलिजियम पे शक पैदा होता है टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ एफआईआर ना कराने की वजह से। इससे ये साबित नजर आता है, ऐसी एक इमेज बनती है कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो है उसकी बात में कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। और इंसिडेंट का क्या मतलब है? इंसिडेंट ही था अगर वो, तो वो तो सिर्फ आग लगी थी,
आग लगना कौन सा इंसिडेंट होता है जिसके लिए कोलिजियम बैठेगी? अगर उससे कुछ ज़्यादा है तो फिर क्या होना चाहिए जो हमारी, और मैं भी कोई यहाँ बैठ के अपने ही खिलाफ नहीं बोल सकता कि मैं भी एक फरमान जारी कर दूं, जैसे उसके बाद साल्वे साहब, हाँ जैसे साल्वे साहब वगैरह ने फरमान जारी कर दिया है अर्नब गोस्वामी जी के चैनल पे और सबसे पहले एनडीटीवी पे जाके फरमान ही जारी कर दिया है, मतलब ये भी गलत है। तो क्या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? पहली चीज़, क्या वहाँ पे कैश मिला है या नहीं मिला है, और उसकी सबसे अच्छा तरीका वही होता है, कोई भी हाई कोर्ट का जज ऐसा नहीं है जिसके घर के बाद सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर सीसीटीवी कैमरा छुपाया गया या उसमें से वीडियो या वो चलता नहीं पाया गया या उसकी कुछ हार्ड डिस्क में गड़बड़ी पाई गई, तो शक सीधा सीधा ये जाएगा कि इसमें धांधली हुई है, छुपाया गया। ये प्रिजम्पशंस हैं जो देश की जनता को करने से कोई भी नहीं रोक सकता, दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। अगर वो सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग या तो गायब होती है, या तो वो काम नहीं कर रही होती, या वो ख़राब हो जाती है, या टूट जाती है, हम बहुत सारे केसेस ऐसे देखते हैं। तो इससे सीधा सीधा शक जाएगा जस्टिस वर्मा के खिलाफ और कोलिजियम के भी खिलाफ। तो इसीलिए पहली चीज़ ये होनी चाहिए, ये मिला है या नहीं मिला है, क्या ये, दूसरी बात, क्या ये जस्टिस वर्मा का पैसा था या नहीं था, दूसरी बात, क्या किसी ने ये प्लांट किया था, क्या उनके ऊपर ये हिट जॉब भी हो सकती है, इन सब की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या किसका पैसा था, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए कि इनको स्केपगोट बना दें। अब मैं अपनी ज़ाती बात पे आ जाता हूँ, मैं चाहे सही समझता हूँ या गलत समझता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि दिल्ली हाई कोर्ट में मुट्ठी भर ईमानदार जजेस हैं जो पूरी तरीके से ईमानदार कहे जा सकते हैं। तो उसमें से मैं जस्टिस वर्मा को भी एक मानता था, और मेरी बहुत फजीयत हुई है पिछले 2-3 दिन में, क्योंकि हमारे लॉयर्स में डिस्कशन होते थे ना, मैं इनको ईमानदार जज बोलता था, आज भी समझता हूँ, क्योंकि किसी को भी बगैर ट्रायल के कंडेम कर देना मैं फिर गलती मानता हूँ। और जस्टिस वर्मा की तरफ से ही ये मैं बात बोल रहा हूँ कि जस्टिस वर्मा का कोई हितैषी है तो उसको एफआईआर टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ करानी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए। तो मुझे ताने मिल रहे हैं कि ये ले लो अपने, इनको ईमानदार जज बोलते थे आप। तो मेरा ये कहना है कि अगर ऐसे ईमानदार जजेस भी हो सकते हैं, अगर ये इसकी बात में रत्ती भर भी सच्चाई है, तो आप सब लोग, देश के सारे लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा जैसा व्यक्ति अगर किसी को ईमानदार समझ रहा था और उसके बारे में इतना सा भी सच्चाई है इस बात में, तो बाकी सब जजेस क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे। हाई कोर्ट के जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लो। और ये इसी भ्रांति को दूर करने के लिए कोलिजियम की जिम्मेदारी है कि इसमें तुरंत निष्पक्ष जो है इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, अब ट्रांसफ़र क्या होता है, हमने तो दसियों केसों में देखा है, हमने ऐसे केसेस में भी देखा है जिसमें पुलिस स्टेशन में किसी की हत्या कर दी गई तो हमने लाइन हाजिर कर दिया। लाइन हाजिर का मतलब होता है बेईमानी, मैं साफ साफ तौर पे बोल रहा हूँ। लाइन हाजिर का मतलब होता है जो सुपीरियर ऑफिशियल्स हैं सरकारी महकमे के, पुलिस ऑफिशियल्स, वो डायरेक्टली उस अफसर को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। ट्रांसफ़र का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक होता है, क्योंकि जज की ड्यूटी, चाहे देश के सुदूर कोनों में भी, कुछ लोग, हमारे विद्वान लोग ये भी बोल रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं करना चाहिए था ट्रांसफ़र, उन्हें मिजोरम हाई कोर्ट में करना चाहिए था, अरुणाचल हाई कोर्ट में करना चाहिए था, ये भी विद्वान लोग बोल रहे हैं कुछ तरफ से। इसीलिए जनता को जागरूक होकर अब सड़कों पे आना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी, दूसरी अदालतों के बाहर भी किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार भी नहीं होना चाहिए, ये सुनिश्चित करने के लिए जनता को आना चाहिए। तो क्या होना चाहिए इस केस में, मैं अब उस पर आ जाता हूँ सीधे सीधे। और क्या गलती की है मेरे हिसाब से कोलिजियम ने, उस पर भी मैं सीधे सीधे आ जाता हूँ। पहली चीज़, टाइम्स ऑफ इंडिया को मैं कोई ईमानदार पत्रकारिता का माध्यम मानता ही नहीं, बिल्कुल नहीं मानता। मैं ये साफ साफ कह रहा हूँ, अगर उन्हें कोई कानूनी कार्रवाई करनी है तो कर लें, मैं उसको मेक गुड करूँगा अपनी स्टेटमेंट को। मैं आप लोगों को टाइम्स ऑफ इंडिया से ज़्यादा ईमानदार, ज़्यादा पत्रकार मानता हूँ। मैं किसी भी टीवी चैनल को, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के टीवी चैनल से आप सो कॉल्ड अपने आप को मेन स्ट्रीम कहे जाते हैं, ना उन्हें मैं मेन मानता हूँ ना मेन स्ट्रीम मीडिया मानता हूँ। आप लोग हो मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि आप लोग सरकार के
दबाव के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो लोग तो चाटुकारिता कर रहे हैं। जिस टाइम्स ऑफ इंडिया को इतने सारे एडवर्टीजमेंट आते हो, मैं उसको बिल्कुल भी ईमानदार पत्रकारिता वाला मान ही नहीं सकता। सर्कुलेशन मार्केटिंग के माध्यम से बढ़ा लेने से कोई बड़ा जर्नलिस्ट नहीं बन जाता है, बड़ा पत्रक भी या न्यूज़पेपर नहीं बन जाता है। उसके बावजूद भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये एक हिट जॉब भी हो सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ये हिट जॉब भी कर सकता है। यहाँ तक मेरा दिमाग एकदम साफ है, क्लियर है, कर सकता है। तो जब कोलिजियम को ये सामने ये बात आ गई कि ऐसी न्यूज़ आ गई, उसके बाद कोलिजियम ने क्या किया, ये देखिए महत्वपूर्ण बात। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इतनी डायरेक्ट खबर की है, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, एकदम डायरेक्ट खबर की है, नाम लिख के की है। अब इसके दो आयाम बनते हैं ना सीधे सीधे। पहला, खबर सच्ची है तो तुरंत एक्शन होना चाहिए, और एक्शन क्या होना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए जज साहब के खिलाफ, जस्टिस वर्मा के खिलाफ। तुरंत कोलिजियम सिस्टम को परमिशन देनी चाहिए थी एफआईआर करने की, और इन्वेस्टिगेशन इसमें सीबीआई या कोई एजेंसी नहीं करेगी। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में। मगर यहाँ बात खत्म नहीं हो जाती, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इसमें पूरी तरीके से। और वो ट्रांसपेरेंसी एक ही तरीके से आ सकती है, और वो है कि जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसकी वीडियोग्राफी होगी, ऑडियो वीडियोग्राफी होगी, और वो बिल्कुल सुरक्षित रखी जाएगी, ताकि कभी उसको किसी भी न्यायालय में टेस्ट स्टोन पे जो हमारा एडवर्सोरियल सिस्टम है ना, जो पक्ष विपक्ष का सिस्टम है, उसको टेस्ट किया जा सके कि ये इन्वेस्टिगेशन सही हुई है या किसी का पक्षपात करने हुई है। अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं। दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए था? अगर सुप्रीम कोर्ट ने, अब ये एक मुझे जजमेंट की याद आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट का एक, इसे स्टेटमेंट कह लो, प्रेस रिलीज कह लो, क्योंकि टाइटल भी नहीं है, मैं नहीं पता मुझे, और ना किसी के साइन है। सुप्रीम कोर्ट एक ये पत्रक जारी करती है, एक क्या बोले इसको, दो कुछ कागज़ पे लिखे हुए चीज़ें जारी करती है। कोई इसको ऑथेंटिकेट नहीं करता सिवाय इस बात के कि ये वेबसाइट पे डली है। अब आजकल तो हैकिंग का ज़माना है ना, तो इसकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, कोई वो नहीं है। और इसमें पहला ही सेंटेंस क्या है कोलिजियम की, मैं इसीलिए इस बात की जो मैं क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ, देयर इज मिस इन्फॉर्मेशन एंड र्यूमर्स बीइंग स्प्रेड विद रिगार्ड टू द इंसिडेंट्स एट द रेसिडेंस ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा। ये पहला लाइन है इसमें, मिस इन्फॉर्मेशन और र्यूमर्स। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फ्रंट पेज पे न्यूज़ की है ना, ये मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, रूमर नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने र्यूमर नहीं फैलाई है, उन्होंने डायरेक्ट न्यूज़ शाया की है। अगर ये मिस इन्फॉर्मेशन है तो टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ मेरे ख्याल से देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इससे देश की संविधान के ऊपर डायरेक्ट हमला है, देश में एक तरीके से न्यायिक व्यवस्था को समाप्त कर देने की, उसकी क्रेडिबिलिटी समाप्त कर देने की, और देश की जनता के मन में भय व्याप्त कर देने की ये साजिश का हिस्सा हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है। तो कोलिजियम सिस्टम को या तो जस्टिस वर्मा के खिलाफ परमिशन देनी चाहिए थी एफआईआर कराने की, क्योंकि उनके पास अब कुछ मटेरियल आया होगा। ये भी कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो एक होती है उसके तहत कुछ इन्वेस्टिगेशन की है, तो कुछ तो बात सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के पास थी। ये भी हो रहा है, कवर अप है ये सब। अब बोला ये जा रहा है कि वो फायर वाले ये बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ हमने स्टेटमेंट नहीं दिया। ये कवर अप की तरफ लोगों का शक बढ़ता है। सिर्फ सीसीटीवी फुटेज निकाल के दिखानी चाहिए देश की जनता को, अदरवाइज जज लोया के जैसे सबूत छुपाए गए। जैसे राफेल का केस आपको पता है सबको, जो हमारे गोगोई साहब राज्यसभा के मेंबर बन गए, वो उसकी बेंच लीड कर रहे थे और बहुत एक अच्छे माने वाले दो जजेस भी उनके साथ थे। उसमें क्या कहा गया है कि सीएजी रिपोर्ट ने क्लीन चिट दी है राफेल में, और सीएजी रिपोर्ट तब एग्जिस्टेंस में नहीं आई थी, ठीक है। और ये तीन जजेस ने अलग अलग बैठ के इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि सीएजी जज क्यों, राफेल में क्या हुआ था। मैं भी बाबरी मस्जिद की तो बात ही नहीं कर रहा, बाबरी मस्जिद के केस की, राफेल में क्या हुआ था। तीन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये बोला अपनी जजमेंट में, और इसीलिए जजमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं हम कि सीएजी रिपोर्ट ने क्लीन चिट दी है। तो तीनों ने अलग अलग जजमेंट बैठते हुए लिखी होगी ना, और सीएजी की रिपोर्ट ही नहीं आई थी तब। तो ये कवर अप भी नहीं चलेगा।
ये है आज की स्थिति। एक आखिरी बात करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। ये जो जुडिशरी में करप्शन हो रहा है उसका एक सबसे बड़ा टूल है ये सीनियर डेजिग्नेशन का जरिया। ये देख लीजिए, एक लेटेस्ट एक जज साहब हैं, उन्होंने एक ऑर्डर कर दिया एक जज के बारे, हमारे सीनियर एडवोकेट के बारे में, इंदु मल्होत्रा, ये क्या नाम है इनका, ऋषि मल्होत्रा साहब के बारे में, कि इन्होंने अपने जूनियर के ऊपर ही मतलब सारा ठीकरा फोड़ दिया, जबकि जूनियर बेचारा ठीक काम कर रहा था। इन्होंने ही उससे बोला था कि एफिडेविट में ये लिख दो। खैर इनको भी नोटिस दिया है कि तुम्हारा वो ले लेंगे सिर्फ। और जो ईमानदार वकील हैं उनके ऑफिस पे 15-15 घंटे की रेड होती है, एक के नहीं, मेरे ही नहीं, सिर्फ बहुत सारे। क्यों? क्योंकि तुमने एक विटनेस से बात कर ली थी। ये लूटा मारी हो रही है, डकैतियां हो रही हैं, रोज इल्ज़ाम लग रहे हैं कि ये जो अभी सीनियर डेजिग्नेट हुए पैसे दे के गए, उसमें सब रिलैक्सड हैं। तो ये सीनियर डेजिग्नेशन का जो सिस्टम है ये ख़त्म होना चाहिए। कोई सीनियर जूनियर नहीं होना चाहिए। क्या होता है सीनियर जूनियर? मेरा ऐसा मानना है और मेरी ये एक्सपीरियंस भी है, जो नॉन डेजिग्नेटेड लॉयर्स होते हैं ना, अगर उसी ब्रैकेट में देखा जाए, वो 90% से भी ज़्यादा परसेंटेज उनकी ऐसी देखी जाती है जो सीनियर डेजिग्नेटेड से, जो उस ब्रैकेट के लोग होते हैं उतने एक्सपीरियंस वाले या उस फील्ड के माहिर जो माने जाते हैं, वो 90% से ज़्यादा जो जिनके पास सीनियर डेजिग्नेशन नहीं होती ना, जो सीनियर वकील नहीं होते, उनसे बहुत ज़्यादा अक्लमंद होते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। ये कोर्ट में रोज़ हम देखते हैं, जिनके पास छोटा कोर्ट होता है वो लंबे कोर्ट वालों से बहुत कम समझदार होते हैं। ये मैं तो रोज़ देखता हूँ और सब देखते हैं। लेकिन फेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू क्या होती है भाई साहब? कोई बहन जी आप बताएंगी फेस वैल्यू क्या होती है? शक्ल में ऐसी क्या बात है जो किताब में, जो संविधान में नहीं है? फेस वैल्यू से रिलीफ मिलते हैं, ये है सिस्टम। ये संविधान की धारा जो आर्टिकल 14 है उसी के खिलाफ है ना। एक को बड़ा बताते हैं सब जज मिलके कि ये आदमी अच्छा जज है, वकील है, तो उसकी तरफदारी तो ऑटोमेटिक हो गई ना फिर। तो ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, सीनियर डेजिग्नेशन बंद होना चाहिए, क्योंकि ये एक भ्रष्टाचार का मीडियम बन गया है। ये भूल जाइए जो डेजिग्नेट होता था पुराने टाइम में, कोई सिस्टम था इनविटेशन से या जिससे भी, इनविटेशन से भी नहीं होना चाहिए। ये सिस्टम ही गलत है। वकील वकील सब बराबर, देश के नागरिक नागरिक सब बराबर। मुझे बस यही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब आप कोई भी सवाल पूछना चाहें इस बारे में। क्या अरुणाचल में संविधान के हिसाब से न्याय करना आवश्यक नहीं है? वहाँ क्या कम स्टैंडर्ड है हाईकोर्ट के जज का? क्या उसका कोई अलग क्राइटेरिया होता है? मुझे शर्म आती है ऐसी सोच पे भी, मुझे सच में शर्म आती है ऐसी सोच पे। तुरंत प्रभाव से कम वर्क तो विड्रॉ होना चाहिए। पहला काम एफआईआर का होता है और कोई तरीका नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के अलावा कोई तरीका नहीं है, ना जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराने का, ना उन्हें क्लीन चिट देने का, ना उन्हें इनोसेंट ठहराने का, कोई तरीका नहीं। और अगर ये तरीका फॉलो नहीं हुआ, इसका मतलब बेईमानी ही बेईमानी है। हर तरफ बेईमानी है जो ये तरीका फॉलो नहीं करती है, कोई भी हो चाहे इसमें। आज वो वक्त आ गया है। अगर हम ये नहीं बोलेंगे, अगर हम किसी भी दबाव में आके ये नहीं बोलेंगे, तो हम भी देश के साथ वफादारी नहीं कर रहे, हम भी ईमान वाले अम्बेडकरवादी नहीं हैं। कोई नहीं। हमने कल एक जगह मेरी बहस हो रही थी, तो ये कहा जा रहा था कि गालिब जो है उन्होंने एक शेर कहा था, गधे ने तुम्हें लात मारी तो क्या तुम भी गधे को लात मारोगे? तो मैंने वहाँ भी यही कहा था कि जस्टिस वर्मा की तरफ से एक एफआईआर होनी चाहिए, तो मना किया था, इसका जवाब ही नहीं देना चाहिए, रिलैक्स, इग्नोर, अवॉइड। ये कौन सी मानसिकता है? यही काम तो मोदी जी कर रहे हैं। हमारी क्यों कोई जाति दुश्मनी है मोदी जी से? क्या कोई हमारी घर का लड़ाई है उनसे? क्या हम मोदी जी को तो बुरा कहें, अमित शाह जी को तो बुरा कहें, और वही काम अगर कोई हमारा प्रिय व्यक्ति कर ले, जिसको हम ईमानदार समझते हैं, तो उसको कहें कि नहीं नहीं इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमसे बड़ा बेईमान भी फिर कोई नहीं है दुनिया में। हम लोग बेईमान नहीं हैं। अगर मोदी जी के खिलाफ हम दुनिया भर की बातें करते हैं तो, और उनकी बात पे भी नहीं हम यकीन करते, जैसे हम बोलते हैं ना, मोदी जी ने बोला 56 इंच की छाती है, बोलते हम बोलते हैं खुल के झूठ बोल रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी की नाम ले लेके बोलते हैं मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, चाइना ने 4000 किलोमीटर जगह चुराई है, बोलते हैं ना, उनकी डिग्री झूठी है। मैं ही इंटरव्यू दे रहा हूँ रोज, 99.9% वो झूठ बोल रहे हैं, उनकी डिग्री नकली लगती है। और अब हमारे व्यक्ति की बात आ गई तो हम कहें नहीं नहीं जी ऐसी बात नहीं है। ये बेईमानी नहीं, ये वाली बात सुपर बेईमानी है। एक भी व्यक्ति जो इस तरह की बात कर रहा है, जो हम में से बनता है, जो ये बनता है कि हम आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ हैं, हम संविधानवादी हैं, वो
उन लोगों से भी बुरा है जो आरएसएस और बीजेपी के खुले समर्थक हैं। मैं ये भी कहने के लिए आज आप लोगों को बुलाया, वो उनसे भी बड़ा बेईमान है, क्योंकि वो तो कम से कम खुल के कह रहे हैं ना हम बेईमान हैं, हम आरएसएस और बीजेपी के ही साथ हैं। हम लोग अपने आप को ईमानदार भी बन रहे हैं, ये भी बन रहे हैं, हम इतना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। महमूद प्राचा साहब कह रहे हैं मेरे ऑफिस में रेड हो गई, मैंने झेली क्योंकि मैं ईमानदार हूँ, लेकिन जस्टिस वर्मा के खिलाफ ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मुझसे बड़ा बेईमान और चोर कोई नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उन्हें ईमानदार समझता हूँ। तो इनके खिलाफ तो और भी सख्त टेस्ट होना चाहिए, और ये इनके लिए भी अच्छा है। ये इस देश की सच्चाई है। अगर देश की जनता अब भी नहीं जागी तो देश जो है, और अब सरकार को मौका मिल गया है, कोलिजियम 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 कोलिजियम, मोदी जी और अमित शाह जी का कोलिजियम बन के जब जज अपॉइंट करेगा तो वो इससे भी बुरे जज साबित होंगे, मैं ये लिख के दे सकता हूँ। तो इसीलिए हमें जो हमारे जजेस हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि ये जो हमला है वो कोलिजियम सिस्टम पे। यहाँ मैं देश की एक बार को सलाम करना चाहता हूँ। अभी हमारे दिल्ली हाई कोर्ट में भी इलेक्शन हो रहे हैं, देखते हैं कौन जीतता है। और अगर उसने यही स्टैंड नहीं लिया, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स की भी। अभी मुझे सुप्रीम कोर्ट के हमारे बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, कपिल सिब्बल साहब है शायद उनका नाम है ना, वो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि किसी तरीके से बचा के ले जाऊं मैं, ऐसी बातें कर रहे हैं वो। ये दुर्भाग्य की बात है, वो धोखा दे रहे हैं देश की जुडिशरी को भी और देश की न्यायिक व्यवस्था को धोखा दे रहे हैं कपिल सिब्बल साहब भी। हम लोगों के दिल एक बार फिर तोड़ दिए। जो उन्होंने चंद्रचूड़ साहब की शान में कविता पढ़ी थी ना, उससे भी बड़ा दिल तोड़ा है उन्होंने। अब ये जो ढुलमुल रवैया इख्तियार करके ये होती है बार इलाहाबाद हाईकोर्ट की। सीधे सीधे बोल दिया, अगर कोई व्यक्ति गलत है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट डस्टबिन नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट डस्टबिन नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट अगर देखा जाए तो दिल्ली हाईकोर्ट से भी बड़ी बार है, और ये सही है उनकी बात। दिल्ली हाईकोर्ट में कितने जजेस होते हैं और वहाँ कितने जजेस होते हैं, वहाँ वो कितनी पॉपुलेशन को हैंडल करते हैं, कितने लोगों को न्याय दिलाते हैं, और दिल्ली के लोग जो जजेस हैं कितने लोगों को न्याय दिलाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये स्टैंड जो बार एसोसिएशन नहीं लेगी तो फिर हमें वही शक होता है कि बार एसोसिएशन के जो जीते हुए नेता आते हैं वो भी वैसे ही होते हैं। अभी मनन कुमार मिश्रा जी के लिए भी अभी हमारे यहाँ तो प्रदर्शन भी हुए थे। ये बार एडवोकेट्स एक्ट को जो अमेंडमेंट बिल आया था उस पर तो इतने प्रदर्शन भी हुए, मनन कुमार मिश्रा जी के खिलाफ भी लोग एकदम तैयार हो गए थे लड़ने के लिए। तो मैं सैल्यूट करता हूँ इलाहाबाद हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन का। पूरा देश को लीड करें आप, इलाहाबाद हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन। मेरा ये नम्र निवेदन है, इलाहाबाद हाईकोर्ट लीड ले इसमें। हम सब आपके पीछे वर्कर्स की तरह काम करेंगे। हम यहाँ दिल्ली हाईकोर्ट में भी यही कराएंगे, कोई भी जीत के आ जाए हम लोग यही काम कराएंगे। इस पर न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि बार बेंच की मदर कही जाती है। हम लोग जो वकील हैं वो जजेस की माँ के रूप में माने जाते हैं, हम में से ही जाते हैं जजेस। तो माँ का काम है बच्चों को सुधार के रखना, और जो नहीं सुधारेगा वो बेईमान है, वो बार एसोसिएशन भी बेईमान है। हमें ये कहने में कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। कपिल सिब्बल साहब को इस पर ज़रा संज्ञान लेना चाहिए, वो नहीं ले पाएंगे ऐसा मेरा शक है। और मैं दुआ करता हूँ, रोज़े में ही दुआ कर रहा हूँ कि मेरा ये शक कपिल सिब्बल साहब के सामने के लिए जो मेरा है कि वो नहीं करेंगे कुछ, ये झूठा साबित हो जाए। लेकिन मेरा शक है, मेरी दुआ जीतनी चाहिए, मेरा शक हारना चाहिए, ऐसी भी मैं दुआ करता हूँ। भी कोलिजियम के खिलाफ नहीं हूँ। क्यों? उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। और मैं इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट का ही एग्जांपल देके बताता हूँ। एक सिस्टम ये है जिसमें सत्ता पक्ष का एक व्यक्ति होगा, विपक्ष का एक व्यक्ति होगा और एक चीफ जस्टिस होगा, जिसको शायद थोड़ा बहुत न्यूट्रल मान सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम है। और दूसरा ऐसा सिस्टम है कि 2 व्यक्ति सत्ता पक्ष के होंगे और एक विपक्ष का होगा। तो अगर अमित शाह जी और मोदी जी चुनने वाले हों और हमारे 3 चुनने वाले हों, तरफ दोनों में से एक और राहुल गांधी जी हों, एक तरफ ये जज चुनने का सिस्टम हो और दूसरी तरफ हो मोदी जी, राहुल गांधी जी और चीफ जस्टिस साहब, तो आप किसको चुनेंगे ये बता दीजिए मुझे। इसीलिए कर रहे थे आप लोग। नहीं, मैंने कभी नहीं बोला है कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ। आप इसको मेरी सारी बता दें। मैंने हमेशा ये बोला है कोलिजियम सिस्टम जरूरत है। सबसे पहला काम ये होना चाहिए, हायर जुडिशरी में 100% रिजर्वेशन होनी चाहिए।
एक ही परिवार जज बनता रहेगा। 100 जनरेशन का एक अगर कोई बन जाए तो कम से कम 5 कोलिजन सिस्टम से नहीं, देख लीजिए ना एक ही परिवार से कौन कौन क्या नहीं बना है, परिवार में कौन कौन क्या नहीं बना है। परिवारवाद का मतलब कोलिजन सिस्टम से नहीं आता परिवारवाद, सिस्टम कोलिजन वक्त का तो पहली चीज होनी चाहिए ट्रांस, उसका एग्जाम इंटरव्यू होना चाहिए और इंटरव्यू पब्लिक डोमेन में लाइव स्ट्रीम होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं ना, उसके बाद जज बनना चाहिए, कोई ऐसे जज नहीं बनना चाहिए, लेकिन 100% रिजर्वेशन होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। मैं तो ये भी बोलना चाहता हूं कि बैकलॉग के सहित होनी चाहिए, हालांकि बैकलॉग में तो एकदम ही मुझे सब मिलके एकदम मेरी हत्या ही कर देंगे अगर मैं बैकलॉग जुडिशरी में बोलने लगूंगा। वर्मा जी का क्या होगा? तो जैसा किसी एक आम व्यक्ति के साथ होता है वही होगा ना, उनके साथ पूरा न्याय होना चाहिए। मैं खुद कह रहा हूं अभी भी, हमें आंख बंद करके कि किसी के खिलाफ इल्जाम लग गया तो बोले नहीं ये चोर है चोर है चोर, गलत। जो बाकियों के साथ होता है, एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ, वीडियोग्राफी के साथ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसके बाद वो बरी तो बरी और सज़ा तो सज़ा। और उसी तरीके से टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ भी, अगर टाइम्स ऑफ इंडिया का ये देखिए, अब ये शक और पैदा होता है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज फिर एक रिपोर्ट की है उनके खिलाफ, जस्टिस वर्मा के खिलाफ। अब भी चुप रहेंगे वो? आप बताओ ना क्यों चुप रहेंगे, क्यों कोलिजम चुप रहेगा? तो इसका मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया कोलिजम पे भारी पड़ रहा है बेईमानी करके, इसका मतलब दूध कुछ ना कुछ दाल में काला है। या जानकारियां फैलाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी ना, मैं वही मैंने आपको दिखाया है ना, वो अनसाइंड है, मैं खुद ही कह रहा हूँ ना, ये मैंने आपको खुद ही बताया। तो एफआईआर इतनी, ये अफवाह नहीं है, ये देश की सुरक्षा के ऊपर हमला है जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने किया है। अगर कोलिजम ये बोल रहा है, यही तो मैं बोल रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ अभी तक क्या एक्शन लिया, बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज एक और स्टोरी की है खिलाफ, वो भी मेरे ख्याल से फ्रंट पेज पे ही है, जस्टिस वर्मा के खिलाफ। तो वो तो अपनी कदम आगे बढ़ाया जा रहा है ना, इसका मतलब उसकी बात में कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। मैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया पे भरोसा ही नहीं करता, मैं तब ये बात कह रहा हूँ। सर इलाहाबाद बार ने जो बोला वो सही बोला? 100% मैंने इसी को बोला है, बाकी सब बार को भी यही बोलना चाहिए। अभी दिल्ली हाईकोर्ट में बनने के बाद कचरा कूड़ा ये सब बिल्कुल सही बोला है ना उन्होंने। वो इस प्रिजम्पशन पे बोला है कि यदि तुम ये समझते हो कि ये दिल्ली हाईकोर्ट के लिए ठीक नहीं है, तो हमारे पास क्या ऐसे व्यक्तियों को भेजोगे जो आपके दिल्ली हाईकोर्ट के लिए ठीक नहीं है, हमारे लिए ठीक है। ये उनकी बात 100% सही है। अगर वो ठीक हैं तो यहाँ भी ठीक है, नहीं ठीक है तो कहीं भी ठीक नहीं है। ये होनी चाहिए बात, और ये बिल्कुल ठीक बात है। ट्रांसफर कहाँ किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रांसफर नहीं किया गया उनका। वो तो प्रपोजल पे, देखिए जब हमारी गर्दन कट जाए, इसीलिए तो मैं और सलाम कर रहा हूँ इलाहाबाद हाईकोर्ट को। अभी ट्रांसफर किया भी नहीं है तो मना भी नहीं किया, नहीं कर रहे हैं ट्रांसफर, कंसिडर कर